क्या रात को माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचने पर आरएफआईडी कार्ड बनता है या नहीं? क्या रात में यात्रा शुरू कर सकते हैं? डॉर्मेट्री में फैमिली एक साथ रुक सकती है या लेडीज को अलग कमरा लेना पड़ेगा? और कई भक्त परेशान हैं कि नई गुफा से दर्शन कहीं और होते हैं और पुरानी गुफा से कहीं और। सही जानकारी आखिर मिले कहां से? नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सानिध्य ब्लॉग। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप सबकी तरफ से ढेरों कमेंट्स आए। आरएफआईडी कार्ड की टाइमिंग, रात में यात्रा शुरू करने की अनुमति, डॉर्मेट्री में फैमिली रुक सकती है या नहीं, नई और पुरानी गुफा के दर्शन में क्या अंतर है, और ऐसे ही कई सवाल जो हर भक्त की यात्रा को कंफ्यूजिंग बना देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सभी सवालों का एकदम क्लियर, सही और आसान जवाब देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना, आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। और दोस्तों, लाइक कर दिया करो, फ्री है, सरकार टैक्स नहीं लेती। शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी कंफ्यूज ना हो, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, वरना अगली जानकारी फिर से मिस कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। दोस्तों, आज का पहला कमेंट लिया है हमने। इनका सवाल है कि आरएफआईडी कार्ड कितने बजे से बनना शुरू होता है और यात्रा कब से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आरएफआईडी कार्ड सुबह 4 बजे से बनना शुरू हो जाता है और इसके काउंटर कटरा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और नए रास्ते के स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाते हैं, और काउंटर रात के 11 बजे तक खुले रहते हैं। और जहां तक यात्रा की बात है, माता रानी की यात्रा 24 घंटे चलती है। आरएफआईडी कार्ड मिलते ही आप कभी भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमने अगला कमेंट लिया है उसे हमारे यूजर कृष्णा व्लॉग जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि कटरा रेलवे स्टेशन से ताराकोट मार्ग कितनी दूर से शुरू होता है। तो दोस्तों, कटरा रेलवे स्टेशन से ताराकोट मार्ग लगभग 3 किलोमीटर दूर से शुरू होता है। स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो मिल जाता है, जो करीब 200 रुपये लेकर आपको सीधे स्टार्टिंग पॉइंट तक छोड़ देता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगला कमेंट जो हमने लिया है वो हमारी बहन गीता पांचाल जी का है, जो कि बिहार से हैं। इन्होंने लिखा है कि भैया, हमारी भी अरदास माता रानी के आगे लगा देना, और हमारी भी बहुत इच्छा है कि हमें माता रानी के दर्शन हो। तो बहन, आपकी भावना दिल को छू गई है। आपकी अरदास मैं माता रानी के दरबार में जरूर लगाऊंगा। इसी के साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे कमेंट मुझे बहुत ही हौसला देते हैं, और ऐसा लगता है कि मेरा कंटेंट लोगों के काम आ रहा है। मुझे भी माता रानी ने बहुत कुछ दिया है, और मैं भी इसके लिए माता रानी का शुक्रगुजार हूँ। जय माता दी। दोस्तों, अगला कमेंट लिया है हमने हमारे यूजर समीर नायक सानवी जी का। इन्होंने पूछा है कि अर्धकुंवारी की डॉर्मेट्री में जेंट्स, लेडीज और बच्चा एक साथ रुक सकते हैं या नहीं, और क्या लेडीज के लिए अलग से रूम बुक करना पड़ता है। तो भाई, यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि डॉर्मेट्री में फैमिली एक साथ रुक सकती है। जेंट्स, लेडीज और बच्चा सब साथ में रुक सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेडीज अकेले जा रही है या लेडीज का पूरा ग्रुप है, तो वहाँ लेडीज़ के लिए अलग डॉर्मेट्री रूम भी बनाया गया है। उस कमरे में सिर्फ लेडीज ही रुकती हैं। और हाँ, वॉशरूम की बात करूं तो डॉर्मेट्री में जेंट्स और लेडीज के लिए वॉशरूम बिल्कुल अलग अलग बनाए हुए हैं, और व्यवस्था बहुत ही साफ सुथरी और अच्छी है। दोस्तों, अगला कमेंट लिया है हमने रामेश्वर अभिषेक जी का। इन्होंने पूछा है कि क्या रास्ते में स्नान घर मिलता है या नहीं। तो भाई, रास्ते में स्नान घर तो नहीं मिलता, लेकिन रास्ते में आपको सिर्फ वॉशरूम और टॉयलेट जरूर मिलेंगे। प्रॉपर स्नान घर आपको 2 जगह मिलेंगे, एक अर्धकुंवारी में और दूसरा भवन पर। दोनों जगह पर बहुत ही अच्छी सुविधाओं से युक्त स्नान घर बने हुए हैं। दोस्तों, अगला कमेंट लिया है हमने संदीप शर्मा सोनू जी का। इन्होंने पूछा है कि ट्रैक पर कौन सा सिम काम करता है। तो भाई, इस सवाल को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो आज इसे बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। वैष्णो देवी ट्रैक पर ज़्यादातर जगह पर एयरटेल और जियो, ये 2 नेटवर्क अच्छे से आते हैं। इनमें भी एयरटेल का नेटवर्क सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। जियो का भी चलता है, लेकिन एयरटेल की पकड़ ज़्यादा मजबूत रहती है। अब बात आती है सिम के टाइप की। तो अगर आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पोस्टपेड सिम वहां आराम से काम करता है। लेकिन अगर आपके पास प्रीपेड सिम है तो दोस्तों, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में बाहर का प्रीपेड सिम काम नहीं करता है। उसका समाधान भी है। कटरा में आपको टेम्परेरी सिम मिल जाता है करीब 300 रुपये का। वो सिम पूरे ट्रैक पर अच्छे से चलता है। तो जिन भक्तों के पास पोस्टपेड कनेक्शन नहीं है, वे कटरा से टेम्परेरी सिम ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर एयरटेल सबसे अच्छा है, लेकिन जियो भी मिल जाता है। दोस्तों, अगला कमेंट लिया है हमने बाबा भुस्ती जी का।
इन्होंने पूछा है कि बड़ा सामान कहाँ रखें और क्या रिटर्न में उसी मार्ग से ही आना होता है। तो भाई बड़ा सामान रखने के लिए दो ऑप्शन है। अगर आप कटरा में रखना चाहते हैं तो कटरा में बहुत सारे क्लार्क रूम है, वहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं। और अगर भवन पर रखना चाहते हैं तो भवन में पार्वती भवन है, वहाँ पर सामान रखने की सुविधा मिल जाती है। और रही बात वापसी की, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिस रास्ते से गए उसी से वापस आना पड़े। आप किसी भी मार्ग से जा सकते हैं और किसी भी मार्ग से लौट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगला कमेंट लिया है हमने बहन अनुश्री मिश्रा जी का। इन्होंने पूछा है कि क्या बैटरी कार की बुकिंग ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो हाँ बहन, बैटरी कार की ऑफलाइन बुकिंग भी होती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऑफलाइन में चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि पहले ऑनलाइन बुकिंग होती है और उसके बाद जो कुछ सीटें बच जाती हैं सिर्फ वही ऑफलाइन में मिलती हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़ें, सीधा ऑनलाइन बुकिंग ही कर लें, सीट मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों अगला कमेंट किया है हमारी बहन कामेश्वरी जी ने। इन्होंने पूछा है कि क्या बैटरी कार स्टार्टिंग पॉइंट से ही उपलब्ध होती है। तो बहन मैं आपको बता दूं कि बैटरी कार स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं मिलती है। बैटरी कार सिर्फ अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए चलती है और वापसी में भवन से अर्धकुंवारी तक ही मिलती है। कटरा से अर्धकुंवारी या स्टार्टिंग पॉइंट से बैटरी कार की सुविधा नहीं है। दोस्तों अगला कमेंट लिया है हमने दुष्यंत भानु जी का। इन्होंने कहा है कि गुफा के बाहर का दृश्य और प्रवेश द्वार भी दिखाना चाहिए ताकि समझ आ सके कि गुफा कैसी है। तो भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ एक नियम है कि गुफा वाले एरिया से लगभग 300 से 400 मीटर पहले ही आपका सारा सामान जमा करवा दिया जाता है। कैमरा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। इसीलिए गुफा या उसके बिल्कुल बाहर का दृश्य रिकॉर्ड करना संभव नहीं होता। यही वजह है कि हम वहाँ का वीडियो फुटेज नहीं दिखा पाते। माता रानी की मर्यादा है और हम सबको उस नियम का पालन करना पड़ता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले कमेंट की तरफ। तो हमारा जो अगला कमेंट है वो हमें मंगल जी ने किया है। इन्होंने पूछा है कि मार्च के महीने में वहाँ ठंडी कैसी होती है या बर्फ़ पड़ती है। तो भाई मार्च में हल्की फुल्की ठंड होती है, ज़्यादा ठंड नहीं रहती, बर्फ़ तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती। और हाँ एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि भवन पर और भैरव जी पर रात के समय ठंड ज़्यादा रहती है, इसलिए अपनी यात्रा के टाइम पे गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर लेकर चलें। दोस्तों हमारा जो अगला कमेंट हमने लिया है उसे हमें आकाश कुमार जी ने लिखा है। इन्होंने पूछा है कि क्या पुरानी गुफा से अलग दर्शन होते हैं और नई वैकल्पिक गुफा से अलग दर्शन होते हैं। तो भाई यह कन्फ्यूजन बहुत सारे भक्तों को रहता है, इसीलिए यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि पुरानी गुफा से भी उसी जगह के दर्शन होते हैं और जो नई वैकल्पिक गुफा बनाई गई है उससे भी उसी जगह के दर्शन होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि भीड़ को मैनेज करने के लिए माता की पिंडियों तक पहुंचाने का एक वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है ताकि लाइन आसानी से चले और भक्तों को दिक्कत ना हो। और जब भीड़ बहुत कम होती है तो पुरानी गुफा को भी भक्तों के लिए खोल दिया जाता है, तो दोनों गुफाओं से दर्शन एक ही जगह के होते हैं। दोस्तों अगले कमेंट में हमारे एक यूजर आरके देसी सॉन्ग ने हमसे पूछा है कि जून में भीड़ बहुत होती है, घोड़े वाले ज़्यादा पैसे मांगते हैं और ऊपर भवन पर 4-5 घंटे की वेटिंग रहती है या नहीं। तो भाई जून के महीने में भीड़ ज़रूर बढ़ जाती है, खासकर शनिवार, रविवार और छुट्टी वाले दिनों में। जहाँ तक घोड़ों की बात है उनके प्राइस काउंटर पर फिक्स रहते हैं। अगर आप काउंटर से टिकट लेते हैं तो वहाँ पर फिक्स कीमत भरनी होगी, लेकिन हाँ जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो कई बार घोड़े वाले जाने से मना कर देते हैं और तब ओवर चार्जिंग करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। ऊपर भवन की बात करूं तो 4 से 5 घंटे की वेटिंग नहीं होती। सबसे ज़्यादा भीड़ वाले टाइम में भी 2 से ढाई घंटे की वेटिंग होती है, वो भी खासकर आरती के समय। इसके साथ ही मेरी सलाह यह भी रहेगी कि अगर आप शांति से यात्रा करना चाहते हैं तो भीड़ ज़्यादा वाले दिनों में जाने से बचिए। कम भीड़ में यात्रा भी आराम से होती है और शांत मन से माता रानी के दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपकी तरफ से आए हर जरूरी कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो या किसी चीज़ की जानकारी आप और क्लियर चाहते हो तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं हर कमेंट को व्यक्तिगत रूप से पढ़ता हूं और आपको रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। अगर कोई सवाल बहुत ज़रूरी लगा तो उसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और हाँ दोस्तों एक अपडेट दे दूं कि मैं आने वाले दिसंबर के पहले हफ्ते में माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। तो अगर आपको उस समय का माहौल, यात्रा की स्थिति, भीड़, मौसम, रास्ता सब कुछ रियल और ताज़ा जानकारी चाहिए
तो अपने सवाल अभी से कमेंट में डाल दीजिए, मैं वहां जाकर आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा यह भक्त परिवार और भी बड़ा होता जाए। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।